अस्सलाम। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लीजेस। ठीक है, IFRS 16 लीजेस। सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक लीज की डेफिनेशन होता है, क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो व्हाट आर लीजेस? अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पे, लीजेस इज एन अरेंजमेंट इन विच वन पार्टी, जिसे हम लेसर कहते हैं, प्रोवाइड्स द राइट टू यूज एसेट्स टू अनदर पार्टी, लेसी, इन एक्सचेंज ऑफ प्री डिटरमाइंड रेंटल्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक पार्टी है रेंटल्स, सॉरी, एक पार्टी है लेसर और एक पार्टी है लेसी। ठीक है, लेसर क्या कह रहा है? लेसी को प्रोवाइड कर रहा है एसेट्स। ठीक है, जिसमें लेसी के पास राइट आ जाता है कि वो एसेट को यूज कर सकता है। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ प्री डिटरमाइंड रेंटल्स। सही है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत से पैसे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बहुत अच्छी कोई गाड़ी ले सको, 30 लाख की, 40 लाख की। ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 लाख है। अब आप क्या करते हो? आपको कोई गाड़ी लेनी है अच्छी सी, लेकिन 10 लाख में कोई अच्छी गाड़ी नहीं आती। तो आप जाओगे बैंक के पास। ठीक है, आप बैंक को बोलोगे कि मेरे पास 10 लाख है, तो इसमें मुझे कोई गाड़ी चाहिए। सही है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक बोलेगा कोई मसला नहीं। तो बैंक बोलेगा कि आप हमारे से इंस्टॉलमेंट्स में गाड़ी खरीद लें। ठीक है, मतलब कि जो, अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी की जो कॉस्ट है वो है 30 लाख है। ठीक है, तो बैंक कह रहा है आपको वो 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान बना देगा। ठीक है, जिसमें आप पर मंथ, फॉर एग्जांपल पर मंथ आप 30,000 40,000 पे करते रहेंगे। ठीक है, और वो 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी और आप उस गाड़ी के 7 8 साल बाद ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लेसोर कौन है? लेसोर हमारा बैंक है। ठीक है, क्योंकि बैंक हमें गाड़ी लीज पे दे रहा है। ठीक है, लीज का क्या मतलब है? जो हम इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी ले रहे हैं उससे, बैंक से, इसका मतलब होता है कि हम उससे लीज पे गाड़ी ले रहे हैं बैंक से। ठीक है, तो जो गाड़ी दे रहा है वो कौन है? बैंक है। तो बैंक हम को हम लेसोर कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग बुक्स में जो आपको एसेट दे रहा होता है उसको हम लेसोर कहते हैं, और जो एसेट ले रहा होता है उसे हम लेसी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है लेसी, जो गाड़ी दे रहा है बैंक से लीज पे, और बैंक है लेसोर, जो गाड़ी दे रहा है मिस्टर ए को लीज पे। ठीक है, लीज पे मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे वापस जाएं, तो दोबारा से पढ़ते हैं। अ लीज इज एन अरेंजमेंट इन विच वन पार्टी लेसोर, ठीक है, लेसोर कौन था? बैंक, प्रोवाइड्स द राइट टू यूज एसेट्स टू अनदर पार्टी। ठीक है, मतलब मिस्टर ए को वो राइट दे रहा है कि आप ये एसेट यूज कर सकते हो, आप ये गाड़ी यूज कर सकते हो। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर प्री डिटरमाइंड रेंटल्स। रेंटल्स मतलब जो हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, वो मिस्टर ए को बदले में उसके पे करनी पड़ेगी बैंक को। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज लीज इज। ठीक है, मतलब बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल लीज की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो तरह की लीजेस होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह की लीजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास फाइनेंस लीज। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास ऑपरेटिंग लीज। सही है। जो फाइनेंस लीज होती है वो होती है लॉन्ग टर्म, और ऑपरेटिंग लीज होती है शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसका मैं मतलब भी बताता हूँ आपको। फाइनेंस लीज होती है लॉन्ग टर्म और ऑपरेटिंग लीज होती है शॉर्ट टर्म। सही है। अच्छा, अब इसमें लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारा, हमने कोई भी एसेट लीज पे लिया है। अच्छा, अभी हमने एक एग्जांपल ली थी गाड़ी की। ठीक है, तो हमने कोई भी एसेट लीज पे लिया तो ऑब्वियसली उसकी कोई यूजफुल लाइफ होगी। सही है, कि उसकी लाइफ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लेट्स से कोई भी एसेट है, चलो फॉर एग्जांपल एक कार है। ठीक है, अब उसकी जो कार की यूजफुल लाइफ है वो है फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ईयर्स। ठीक है, कार की जो टोटल लाइफ है ना वो 10 ईयर्स है। सही है। अब आपने फॉर एग्जांपल कार लीज पे ले ली
आप बैंक के पास गए और बैंक ने आपको जो प्लान बना के दिया इंस्टॉलमेंट्स का, वो था फॉर एग्जांपल 9 ईयर्स का। ठीक है। तो वो जो इंस्टॉलमेंट का प्लान होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीज टर्म कहते हैं। ठीक है। और वो था 9 ईयर्स का, कि 9 ईयर्स में आप थोड़े 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 करके पैसे दोगे हर महीने, तो आपके 9 ईयर्स में वो गाड़ी के जो पैसे हैं वो पूरे हो जाएंगे, और फिर जो गाड़ी की ओनरशिप है वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लीज टर्म, जो कि बैंक ने आपको बना के दिया 9 ईयर्स का। ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो कार की जो टोटल लाइफ थी वो थी 10 साल। ठीक है। और जो लीज टर्म था वो था 9 साल। ठीक है। मतलब मेजोरिटी जो उसकी लाइफ है वो आपके पास रहा है एसेट। मतलब जो गाड़ी है उसकी टोटल लाइफ ही 10 साल थी, और हमने बैंक से लीज पे वो ली हुई थी 9 साल के लिए। ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द लाइफ जो गाड़ी की है 10 साल, उसमें से 9 साल वो गाड़ी आपके पास थी। ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग टर्म लीज। सही है। मतलब जो मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द यूजफुल लाइफ गाड़ी आपके पास थी, क्योंकि लीज टर्म 9 ईयर्स था, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लीज। ठीक है। और ये हो गई फाइनेंस लीज की एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास होती फॉर एग्जांपल, अब कार की यूजफुल लाइफ होती, इसमें कॉपी करते हैं यहाँ पे, कार की यूजफुल लाइफ होती 10 ईयर्स, और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लीज टर्म था फॉर एग्जांपल, आपको बैंक ने गाड़ी दी 2 साल के लीज टर्म पे। ठीक है। मतलब कि 2 साल का उसने आपको प्लान बना के दिया कि हर मंथ आप इतना पे करोगे तो 2 साल में आपकी जो है वो गाड़ी की कीमत पूरी हो जाएगी। ठीक है। और गाड़ी की जो ऑनरशिप है वो आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो मेजोरिटी लाइफ जो है गाड़ी की, वो आपके पास लीज टर्म जो था वो 2 साल का था। ठीक है। तो 2 साल, हाँ, अगर हम कहेंगे 2 साल, 2 साल ज्यादा है या 9 साल ज्यादा है। ठीक है। 9 ईयर्स जब आपके पास थी तो वो एक लॉन्ग टर्म लीज थी, लेकिन अब यूजफुल लाइफ 10 साल है और लीज टर्म जो है वो 2 साल है, तो इस केस में इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लीज। ठीक है। इसी तरह अगर 3 साल की लीज टर्म होता, ठीक है, तो 3 साल में भी ये ऑपरेटिंग लीज होती। सही है। हाँ, अगर 7-8 साल होता तो फिर ये फाइनेंस लीज होती। ठीक है। तो हमने यूजफुल लाइफ में से देख लें कि लीज टर्म कितने हैं, उस बेस पे हमने डिसाइड कर लें कि ये हमारी फाइनेंस लीज है या ये हमारी ऑपरेटिंग लीज है। अगर लॉन्ग टर्म है, कंपेयर हमने यूजफुल लाइफ से करना है, अगर लॉन्ग टर्म है तो वो हमारी फाइनेंस लीज होगी, और अगर शॉर्ट टर्म है तो वो हमारी ऑपरेटिंग लीज होगी। ठीक है। तो ये हो गई ये फाइनेंस लीज की एग्जांपल, और ये हो गई ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फाइनेंस लीज है। ठीक है। फाइनेंस लीज है, तो फाइनेंस लीज में जो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो किसका होगा, लेसी का होगा या लेसोर का होगा। गाड़ी जो है वो किसके इस्तेमाल में ज़्यादा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे फाइनेंस लीज के केस में टोटल जो यूजफुल लाइफ थी कार की वो थी 10 साल, और लीज टर्म था 9 साल, तो 9 साल तक जो गाड़ी थी वो आपके पास थी। ठीक है। लेसी के पास थी। सही है। लेसोर के पास तो नहीं थी, लेसी के पास थी ना मेजोरिटी ऑफ द लाइफ। तो जो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो किसके पास होंगे, लेसी के पास। ठीक है। मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास होंगे, लेसी के पास। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट विद लेसिंग, क्योंकि उस गाड़ी को आप बिल्कुल अपना समझ के इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। मतलब 9 साल तक वो गाड़ी आपके इस्तेमाल में है, तो ऑब्वियसली उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट आप उठा रहे हो वो भी आपके पास है ना, लेसी के पास है। ठीक है। लेसोर के पास तो नहीं है, वो तो आपको गाड़ी दे चुके हैं। ठीक है। तो और ऑब्वियसली जो गाड़ी है, ठीक है, वो अब एसेट है, तो एसेट किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, लेसी के या लेसोर के। ऑब्वियसली लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा ना, क्योंकि गाड़ी आपके इस्तेमाल में, गाड़ी आप बिल्कुल अपना समझ कर उसको यूज कर रहे हो। मेजोरिटी ऑफ द लाइफ जो टोटल यूजफुल लाइफ 10 साल, उसमें से 9 साल आपके पास है गाड़ी। ठीक है। 9 साल उसका लीज टर्म है, तो ऑब्वियसली जो एसेट रिकॉर्ड होगा वो किसकी बुक्स में होगा, लेसी की बुक्स में होगा। ठीक है। तो एसेट इज रिकॉर्डेड
बुक्स ऑफ लेसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली जो एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन आएगी वो भी लेसी की बुक्स में ही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। उसकी भी यही रीज़न है कि मेजोरिटी लाइफ भी आपके पास है तो इसलिए लेसी के पास है तो इसलिए लेसी की बुक्स में ही डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो लेसी की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी हमारे पास लेसी की बुक्स में जो एंट्री बनेगी। हमने अभी बात की कि हमने एसेट रिकॉर्ड करना है लेसी की बुक्स में, तो आपको पता है जब एसेट रिकॉर्ड होगा तो एसेट डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट ऑब्वियसली जो आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे कह रहे हैं, ठीक है, जो आपने बैंक ने लेसोर ने आपको जो इंस्टॉलमेंट्स प्लान बना के दिया है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर लाइबिलिटी है ना, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी आपने पे ऑफ करनी है हर मंथ थोड़ी थोड़ी करके, जितना भी उसका लीज टर्म है, सही है। तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, एलआईसी के लिए वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लीज लाइबिलिटी के नाम से आपकी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो लेसी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। ये भी हम बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल भी करेंगे तो आगे हमें इसकी मजीद क्लैरिटी मिलती जाएगी, अभी हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया कि फाइनेंस लीज में क्या होता है, ठीक है। अब ये हमने बात किया फाइनेंस लीज की। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में, अच्छा जी, ऑपरेटिंग लीज में आपको पता है कि अगर 10 साल गाड़ी की यूजफुल लाइफ थी तो उसमें से जो लीज टर्म था वो सिर्फ 2 साल का था, ठीक है। तो जो लेसी के पास है वो तो बहुत कम पीरियड की उसके पास था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट जो उठा रहा है वो लेसोर उठा रहा है, ठीक है, अपोजिट टू द फाइनेंस लीज। तो जो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसमें ये किसके पास होगा? ये होगा लेसोर के पास, ठीक है। जो एसेट रिकॉर्ड होगा, जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी वो किसके पास होगा? वो लेसोर की बुक्स में होगा, ठीक है। तो बिल्कुल फाइनेंस लीज के ऑपोजिट सीन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें लीज टर्म कम है, जो ज़्यादा आपके आपके यूज़ में नहीं है वो, ठीक है। लीज टर्म बहुत कम है, शॉर्ट टर्म लीज है। तो ये चीज़ें लेसोर की बुक्स में रिकॉर्ड होंगी सारी, सही है, एसेट डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन ये आएगा ओके उसमें माइंड में कि एंट्री क्या बनेगी, तो हम उस पर आते हैं बिल्कुल। जो एंट्री बनेगी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं लेसी की बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में लेसी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? जब सब कुछ रिकॉर्ड उसमें हो रहा है, लेसोर की बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, एसेट भी डेप्रिसिएशन भी, ठीक है। सब कुछ जो है वो हम लेसोर की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेसी क्या रिकॉर्ड करेगा इस केस में? उसकी क्या एंट्री बनेगी हमें वो देखनी है, ठीक है। क्योंकि हम अभी लेसी की बुक्स पढ़ रहे हैं, अभी हम सब कुछ लेसी के उसके मुताबिक पढ़ेंगे, लेसर का हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को, ठीक है, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पे, सही है। मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास है? लेसोर के पास है, ठीक है। एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लेसोर, ठीक है। आई होप इसकी रीजन आपको समझ आ गई है। डेप्रिसिएशन ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लेसोर, ठीक है। ये सब होगा ऑपरेटिंग के लीज के सीन में, सही है। अच्छा, अब मैंने बात की थी कि जो लेसी की बुक्स में एंट्री बनेगी इस केस में वो क्या होगी? लेसी बुक्स, लेसी के बुक्स में जो एंट्री बनेगी वो क्या एंट्री बनेगी? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेसी की बुक्स में हमारे पास क्या होगा कि डेबिट हो जाएगा रेंटल एक्सपेंस, और क्रेडिट हो जाएगा कैश या फिर पेएबल। ठीक है। अब इसकी क्या रीजन है? इसकी ये रीजन है कि अब लेसी तो एज एसेट उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो जो मेजोरिटी ऑफ द लाइफ है वो उसके पास नहीं है एसेट, ठीक है। तो अब लेसी ने क्या करना है? सिर्फ जो उसने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है वो उसके लिए रेंटल एक्सपेंस है ना, ठीक है। तो बस उसने उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, वो एज एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लाइफ वो उसके पास नहीं है। तो ये उसके लिए एक्सपेंस बन जाएगा लेसी के लिए, ठीक है। तो डेबिट कर देगा वो एक्सपेंस और क्रेडिट कर देगा वो कैश या पेएबल, सही है। अगर मतलब अभी पे करने हैं बाकी है तो ऑब्वियसली पेबल वरना फिर कैश, सही है।
तो आ, ये है हमारी बेसिक एंट्रीज जो हम लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इन केस ऑफ फाइनेंस लीज एंड इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर है। हम्म। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है। जो हमारे नोट्स थे उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ यही सब चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे भी यही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने वहाँ पे लिखी हैं। ठीक है। फाइनेंस लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म लीज होती है। मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट विद लेसी डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज बाई लेसी लाइबिलिटी रिकग्नाइज अगेंस्ट अनपेड रेंटल्स ऑब्वियसली। ठीक है। अच्छा। और इन द केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म लीज है, इकोनॉमिक बेनिफिट विद लेसोर है, डेप्रिसिएशन इन बुक्स में रिकॉर्ड होगा लेसोर के। ठीक है। और लेसी ओनली चार्जेस रेंटल्स पेड पेएबल एक्सपेंस। ठीक है, जो हमने इसकी एंट्री देखी थी रेंटल एक्सपेंस डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको बात क्लियर है। सही है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि आपके पास अब जो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द IFRS। ठीक है। अब जो मेजोरिटी ऑफ द मतलब 95% केसेस में जो यूज़ हुआ करेगी वो हुआ करेगी फाइनेंस लीज यूज़ हुआ करेगी। ठीक है। ऑपरेटिंग लीज यूज़ नहीं हुआ करेगी। ठीक है, उसकी भी रीजंस हैं। ठीक है। तो अब क्या रीजंस हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ नाउ वी यूज फाइनेंस लीज नॉट ऑपरेटिंग लीज इन 95% ऑफ द केसेस। ठीक है। जो 5% है वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्यों हो सकता है कि हम ऑपरेटिंग लीज यूज़ करें, लेकिन अब जो रूल है वो है कि हम फाइनेंस लीज ही यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वाई नो ऑपरेटिंग लीज। क्या हम ऑपरेटिंग लीज पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसकी वजह से IFRS ने जो है ये रूल बनाया कि सिर्फ फाइनेंस लीज हुआ करेगी, ऑपरेटिंग लीज नहीं हुआ करेगी। ठीक है। मतलब लीज जब आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में एक IFRS ने कहा कि एक ही ट्रीटमेंट होगा, वो होगा फाइनेंस लीज वाला। ठीक है। ऑपरेटिंग लीज वाला नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द IFRS। सही है। अब उसकी वजह क्या है। उसकी वजह हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। अच्छा। अब ना होता क्या था, अब ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जस्ट फॉर गेटिंग द कंसेप्ट है। ठीक है। कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक था एमिरेट्स एयरलाइन है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब एमिरेट्स ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एरोप्लेन बाय किया। ठीक है। जिसकी यूजफुल लाइफ थी जिसकी यूजफुल लाइफ थी 30 ईयर्स। ठीक है। और एमिरेट्स ने उसको बाय किया फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की लीज पे। ठीक है, लीज टर्म को हम कहेंगे LT, 10 ईयर्स पे। ठीक है। तो अब इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि अगर यूजफुल लाइफ उसकी एयरक्राफ्ट की 30 ईयर्स है और जो लीज टर्म है वो 10 ईयर्स है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लाइफ जो है वो लीज टर्म नहीं है। ठीक है। टोटल अगर 30 है तो उसमें से सिर्फ 10 लीज टर्म है, तो ये फाइनेंस लीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज है। सही है। तो इसको हमने इसको जो एमिरेट्स ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा वो कैसे रिकॉर्ड किया होगा। डेबिट उसने किया होगा रेंटल एक्सपेंस। ठीक है। रेंटल एक्सपेंस डेबिट किया होगा और क्रेडिट क्या किया होगा, कैश या पेएबल उसने क्रेडिट किया होगा। ठीक है।
तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इज एन एसेट, ठीक है, उस उन्होंने इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि, अच्छा आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर है कि एमिरेट्स ने यूजफुल लाइफ उसकी, ऐसा एयरक्राफ्ट बाय किया जिसकी यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स थी और लीज टर्म उसने 10 साल में बाय किया। ठीक है। तो अब जब लीज टर्म 10 ईयर्स है तो ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग लीज है और वो डेबिट एक्सपेंस करेगा और क्रेडिट क्रेडिट कैश या पेबल करेगा, एसेट रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा अब इससे होता है क्या है कि, अब ऑब्वियसली वो जहाज एमिरेट्स अपना जो एयरक्राफ्ट है वो अपना समझ के यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब उसने एक तो लंबे अरसे के लिए लीज पे ले लिया है। ठीक है। और उसने फुल पेमेंट भी नहीं की। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जब आप उसे एसेट रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फाइनेंस लीज में क्या होता था, फाइनेंस लीज में हम डेबिट करते थे एसेट को और क्रेडिट करते थे लीज लाइबिलिटी को। तो अब एमिरेट्स की जो बुक्स हैं, अकाउंटिंग की बुक्स हैं, उसमें तो लाइबिलिटी कुछ शो ही नहीं हो रही। ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा एयरक्राफ्ट परचेज किया है। ठीक है, और इतना महंगा एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, और उसकी फुल पेमेंट भी नहीं की, सही है, और फिर भी जो है आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी तक शो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बहुत हैरान कुन चीज़ है कि आपकी बुक्स में, एमिरेट्स की बुक में लाइबिलिटी भी शो नहीं हो रही। सही है। क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही एज एन एक्सपेंस किया है। ठीक है, आपने डेबिट एसेट और क्रेडिट लीज लाइबिलिटी तो किया ही नहीं क्योंकि आपने एज अ फाइनेंस लीज उसको ऑपरेट ही नहीं, ट्रीट ही नहीं किया। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कम शो होंगी, ठीक है, लाइबिलिटीज कम शो होंगी, लाइबिलिटीज, ठीक है, तो जब लाइबिलिटीज किसी भी कंपनी की कम शो होंगी तो क्या होता है, ये अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? ऑब्वियसली ये अच्छी बात होती है। सही है, लाइबिलिटीज जब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में कम शो होंगी तो ये अच्छी बात होती है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। तो अब इससे हो क्या रहा था, इससे हो ये रहा था कि जो हमारा फॉर एग्जांपल आर ओ सी ई है, ठीक है, आर ओ सी ई का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर ओ सी का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हो ये रहा था कि एज ए लाइबिलिटी तो, लाइबिलिटी तो थी ही नहीं बैलेंस शीट में एमिरेट्स के, जो उसने ये वाला एयरक्राफ्ट लिया था इसके लिए कोई लाइबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं थी। ठीक है। अब जब लाइबिलिटी यहाँ पे आप सोचते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, अगर टोटल एसेट फॉर एग्जांपल 200 के हैं, 200,000 के हैं, और लाइबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे, हाँ, उस पर क्या इफेक्ट आएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी जीरो है ना, यहाँ पे लाइबिलिटी जीरो हो गई है, टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी अगर हम देखें तो जीरो है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है, सही है, डिनोमिनेटर क्योंकि 200 आ रहा है, सही है, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर के ज़्यादा आने की वजह से आर ओ सी ई जो है वो बहुत अच्छा शो होगा कंपनी का। ठीक है, आर ओ सी इंक्रीज आर ओ सी शो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करंट लाइबिलिटी जीरो की जगह अगर यहाँ पे 100 होती, ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 200 ना होता, 200 माइनस 100 हो जाता, 100 का कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता। ठीक है। तो जब कम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जब कम शो होगा, ठीक है, तो उससे आर ओ सी कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा शो हो रहा है तो इस वजह से आर ओ सी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर है यहाँ पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड जितना जितना ज़्यादा होगा, सॉरी, आई होप आपको ये क्लियर है कि 200 अगर हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं अगर कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर 200 आपके पास टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, और अगर लाइबिलिटी जीरो है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, और अगर लाइबिलिटी आपके पास 100 की है तो 200 माइनस 100 करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 100 का आ जाएगा। ठीक है। तो जब आपके पास लाइबिलिटीज आ गई, जब आपके पास लाइबिलिटीज आ गई, आपका डिनोमिनेटर कम हो गया, ठीक है,
तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है लाइबिलिटीज के आने की वजह से आरओसी आपका गिर जाएगा। ठीक है, जब आपके पास लाइबिलिटीज ही नहीं है बैलेंस शीट पे, तो आरओसी आपका ज्यादा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीजन ये थी कि मतलब जो आईएफआरएस ने ये रूल चेंज किया कि जब आप अपनी इतना बड़ा एयरक्राफ्ट आप ले रहे हो, उसकी पूरी पेमेंट भी नहीं कर रहे, लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड नहीं हो रही, आप जस्ट एज एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टर को नजर आ रहा होता है कि इसकी तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, इसका तो आरओसी इतना अच्छा है। ठीक है, आरओसी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना, जब कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम कैलकुलेट करते हैं उसमें करंट लाइबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, एयरक्राफ्ट की इतनी बड़ी लाइबिलिटी रिकॉर्ड जो होनी थी वो हुई नहीं। सही है, तो आरओसी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह जो गेयरिंग रेशो है, गेयरिंग रेशो क्या होता है, डेट डिवाइड बाई इक्विटी। ठीक है, तो डेट जो आता है ऊपर, उसमें क्या होगा, डेट कम हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी है ही नहीं। सही, और इक्विटी ज्यादा। जब डेट कम और इक्विटी ज्यादा होगी तो गियरिंग रेशो तो जो है वो कम शो होगा। ठीक है, और गियरिंग रेशो का कम होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ज्यादा होगा तो मसला होता है ना। ठीक है, तो इन्वेस्टर को जब गियरिंग रेशो भी कम शो होगा क्योंकि उसमें लाइबिलिटी ही रिकॉर्डेड नहीं है, डेट डेट रिकॉर्डेड ही नहीं है, डेट बहुत कम है। ठीक है, एयरक्राफ्ट वाला डेट है ही नहीं, तो इससे क्या होगा, गियरिंग जो है वो बहुत अच्छी शो हो रही होगी। सही है, बहुत कम शो हो रही होगी, तो ये इन्वेस्टर की अच्छी बात है। तो ये एक तरह से मैनिपुलेट हो रहा था। जो एक बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो, उसमें मैनिपुलेशन हो रही थी कि इतनी ज्यादा लाइबिलिटी है भी लेकिन उसको एज एन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो इस वजह से जो है आईएफआरएस ने कहा कि अब ऑपरेटिंग लीज पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ करेगा, अब सब कुछ फाइनेंस लीज पे रिकॉर्ड हुआ करेगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि आपको सब कुछ जो करना है वो फाइनेंस लीज पे ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है, छोटी सी एक्सेप्शन उसमें ये है कि मैंने कहा था ना कि हम 95% केसेस में फाइनेंस एज अ फाइनेंस लीज रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फिर भी 5% केसेस ऐसे होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम एज अ उसको कर रहे होंगे, एज ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और वो कब होगा, जब अकॉर्डिंग टू IFRS 16 a lessee shall account for all leases as finance leases। ठीक है, all leases should be recorded as finance leases, वो कह रहा है। ठीक है, अनलेस, अनलेस एक कंडीशन रख दी उसने, अनलेस अगर ये दो कंडीशन मीट हो रही हैं तो फिर आप ऐसा उसको ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, कोई एक नहीं। पहली कंडीशन, लीज टर्म इज लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन, लो वैल्यू एसेट, और लो वैल्यू में मतलब $5,000 से कम अगर है, ये एक बेसिस है, फिक्स अमाउंट नहीं है लेकिन बेसिस है जिसपे हम अगर 5,000 से कम है और अगर लीज टर्म लेस देन 12 मंथ है, तो हम उसको एज एन ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एज एन ऑपरेटिंग लीज का मतलब है कि हम डेबिट, रेंट और क्रेडिट कैश या पेबल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग देम एज एन एसेट, जो कि फाइनेंस लीज में होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ये वाली बातें सारी क्लियर हैं। ठीक है।